वेलकम स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्लास 11th का अध्ययन शुरू करेंगे और 11th का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है भौतिक जगत। फिजिकल वर्ल्ड। तो टुडे स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। और आप ये सभी जानते हो कि कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान की 2 पुस्तकें हैं। पुस्तक नंबर जो 1 है उसमें 1 से 8 पाठ हैं और जो पुस्तक नंबर 2 है उसमें 9 से 15 तक पाठ हैं। अब उनमें से पुस्तक नंबर 1 का पहला चैप्टर भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। भौतिक जगत के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान शब्द का पर्याय है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान। अर्थात प्रकृति का सुव्यवस्थित अध्ययन। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान अर्थात प्रकृति का सुव्यवस्थित अध्ययन। विज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी के साइंस से बना है। विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान शब्द अंग्रेजी के SCIENC साइंस से, या विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। इस चीज़ को मैं ये भी ले सकता हूँ, विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द सीटिया, जो लैटिन शब्द SCIENT साइंटिया, या कुछ किताबों में सीटिया भी लिखा हुआ है। वैसे इसका जो शुद्ध, इसे यदि हम साइंस कहते हैं तो इसे साइंटिया कहेंगे, परंतु किताबों में लिखा हुआ है सीटिया। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द साइंटिया या सीटिया से बना है। जिसका अर्थ जिसका अर्थ होता है
जानना, या अंग्रेजी में कहते हैं टू नो। सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमैटिक knowledge is called science। सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, या सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। या भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन, उसका क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, या सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, और साइंस जो शब्द है वो लैटिन शब्द है जो साइंटिया या सीटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना या टू नो। टू नो का अर्थ भी जानना ही होता है, ये हिंदी में है और वो इंग्लिश में है। विज्ञान कई प्रकार की होती है, यह विज्ञान मूलभूत रूप से 3 प्रकार की होती है। विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार या विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ SCIENC साइंस। विज्ञान 3 प्रकार की होती है। विज्ञान 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, रसायन विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राचीन काल में भौतिक
शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में होता था। संस्कृत वेदों में होता था। प्राचीन काल में भौतिक शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में होता था। जिसका अभिप्राय प्राकृतिक होता है। जिसका अभिप्राय प्राकृतिक होता है। जो भौतिक शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में होता था, जिसका अभिप्राय प्राकृतिक होता है। इसी से भौतिकी या भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो प्राचीन काल में भौतिक शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में होता था और जिसका अभिप्राय होता था प्राकृतिक, और इसी से भौतिकी या जिसे भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। जो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। हमने प्राचीन काल में जो भौतिक शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में होता था और जिसका अभिप्राय क्या होता था प्राकृतिक, और इसी से भौतिकी या भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई। और भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और जिसका अर्थ है प्रकृति। और ये हम जान चुके हैं कि जो भौतिक विज्ञान है वो विज्ञान की एक शाखा है। तो परिभाषा हो जाएगी, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हमारी परिभाषा हो जाएगी, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है या ब्रांच है जिसमें
प्रकृति और प्राकृतिक, जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो गई। भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनाज। फिजिक्स इज द branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो हुई हमारी भौतिक विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की परिभाषा। अब भौतिक विज्ञान के दो भाग होते हैं। भौतिक विज्ञान के दो भाग होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये कोई आपका वृक्ष है। ये इस वृक्ष की जड़ें हैं या रूट है। ये इसके मान लो यहाँ पे कोई फल लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई फल लगा हुआ है, यहाँ भी कोई फल लगा हुआ है। ये जो पूरा जो पेड़ है वो है ट्री ऑफ नॉलेज। ये जो पूरा पेड़ है वो आपका है ट्री ऑफ नॉलेज या ज्ञान का वृक्ष। अब इस ज्ञान के वृक्ष में ये जो रूट हैं, रूट मजबूत होंगी तो फ्रूट अच्छे लगेंगे। इस ज्ञान के वृक्ष में जो रूट हैं या जड़ हैं वो मजबूत होंगी तो फ्रूट अच्छे लगेंगे। हम इन पे स्प्रे करेंगे और रूट अच्छी नहीं है तो फ्रूट अच्छे नहीं होंगे। फ्रूट ठीक करने के लिए हमें रूट ठीक करनी पड़ेंगी और ये रूट जो होती हैं वो हमारी होती है गणित। और ये जो वृक्ष रूपी शाखाएं हैं ये विज्ञान की शाखाएं हैं। यानी कि पूरा ज्ञान का वृक्ष है जिसमें जो जड़ होती हैं वो गणित होती है और ये जो होती हैं वो विज्ञान होती हैं। अब विज्ञान की भी शाखाएं होती हैं जो हमने पढ़ा, जैसे नंबर 1 पढ़ा भौतिक विज्ञान, नंबर 2 पढ़ा रसायन विज्ञान, नंबर 3 पढ़ा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान
रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखो, प्रत्येक पेड़ से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। अब इन लकड़ियों के हम दो उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, लकड़ी से कुर्सी या मेज या अन्य सामान बनाना। हमने लकड़ी से कुर्सी बनाई, जैसे मान लो कि ये मैंने लकड़ी से कुर्सी बना ली, ये मेरी कुर्सी है। अब इस कुर्सी में या पेड़ पे यहाँ भी लकड़ी थी और इसमें इसका रूप परिवर्तन करके ये कुर्सी बनाई, तो कुर्सी बनाने में भी ये लकड़ी यूज हो रही है, अर्थात यह है भौतिक परिवर्तन। अर्थात हमने केवल और केवल भौतिक परिवर्तन किया है। पेड़ की लकड़ी से कुर्सी, तख्ते या कोई भी सामान बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं हमने केवल फिजिकल चेंज उसमें किया है, भौतिक परिवर्तन उसमें किया है। अब यदि मैं इन लकड़ियों को जलाकर खाना बना लूं, लकड़ी को जलाकर खाना पकाने पर लकड़ी राख या स्थानीय भाषा में बानी में बदलती है। जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि लकड़ी का रूप राख में बदल गया, और जब हमने कुर्सी बनाई तो यहाँ भी लकड़ी थी और कुर्सी में भी लकड़ी थी, तो इसमें केवल हमने भौतिक परिवर्तन किया है, फिजिकल चेंज किया है। और यहाँ पर जो चेंज हुआ है, लकड़ी से राख बन गई, तो इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भौतिक विज्ञान का वैज्ञानिकों ने आज तक जो अध्ययन किया है वो दो रूपों में किया है। भौतिक विज्ञान दो प्रकार होते हैं। पहला है चिरसम्मत भौतिक विज्ञान, और जो आपका दूसरा है वो है आधुनिक भौतिक विज्ञान। चिरसम्मत भौतिकी को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और इसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का जो अध्ययन है वो 1900 ईसा पूर्व के पहले के अध्ययन को हम क्लासिकल फिजिक्स में लेते हैं, 1900 ईसा पूर्व के अध्ययन को, और 1900 ईसा पूर्व के बाद के अध्ययन को 1900 ईस्वी से पूर्व और 1900 ईस्वी के बाद का जो अध्ययन है
वो आधुनिक भौतिक विज्ञान में आता है, और 1900 से पहले का जो अध्ययन होता है वो चिरसम्मत भौतिकी में आता है। चिरसम्मत भौतिकी में हम बड़े पदार्थों, कणों या कम वेग से गतिशील कण या पिंड का अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक भौतिकी में अधिक वेग से गतिशील और सूक्ष्म वस्तुओं का या पिंडों का अध्ययन करते हैं। अब ये जो चिरसम्मत भौतिकी है उसकी भी कई शाखाएं हैं। इसकी निम्न शाखाएं हैं। नंबर 1, यांत्रिकी। अंग्रेजी बोलते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिक्स, अंग्रेजी बोलते हैं मैकेनिज्म। और दूसरा है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। तीसरा है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और चौथा है प्रकाशिकी, अंग्रेजी बोलते हैं इसे ऑप्टिक्स। और पांचवा है ध्वनि विज्ञान। साउंड साइंस। यांत्रिकी में हम आपका जो चैप्टर नंबर भौतिकी जगत है, मापन है, गति के नियम हैं, ये अध्ययन करते हैं। और ताप संबंधी जितनी भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। विद्युत चुंबकत्व जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EFM भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्लास 12th में पूरी एक बुक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कई लेसन्स हैं, जैसे स्थिर विद्युत की, गतिशील विद्युत की। स्थिर विद्युत की में भी आपके 2 पार्ट आते हैं और गतिशील विद्युत की में भी आपके 4 पार्ट आते हैं। इस प्रकार कक्षा 12th की जो फर्स्ट बुक है वो पूरी विद्युत चुंबकत्व पर आधारित है। प्रकाश की में 2 टॉपिक हैं, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ये भी आपकी 12th में चलती है। इसके अलावा जो यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है और ध्वनि विज्ञान है, ये क्लास 11th में हम अध्ययन करेंगे। तो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ वो क्लास 12th में है। ये क्लास 12th, ये भी क्लास 12th, ये आपका 11th में है, ये भी 11th में है और ये भी 11th में है। तो चिरसम्मत भौतिकी में एक बात होगी, हम बड़े कण या पार्टिकल्स और कम वेग वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और इसमें जो अध्ययन किया गया वो 1900 ईसा पूर्व का अध्ययन है। और जो आधुनिक भौतिकी है, अधिक वेग और सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और 1900 के बाद में जो भी अध्ययन हुआ वो आधुनिक भौतिकी में आता है। इसमें निम्नलिखित पाठ हैं। पहला है आपेक्षिकता, आपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिविटी, और क्वांटम
मैकेनिज्म, मैकेनिक्स। तीसरा है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। अब देखो परमाणु आ गया तो नाभिक भी आएगा, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स। और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें से जो टॉपिक नंबर आपेक्षिकता और क्वांटम यांत्रिकी, ये आपका 11th में है। इसके अलावा परमाणु भौतिकी 12th की क्लास सेकंड बुक्स वाला है, ये तीनों सेकंड बुक्स वाले हैं, और इसमें फर्स्ट बुक्स वाला है। तो आपने देखा कि जो भौतिक विज्ञान है वो मूलभूत दो प्रकार की होती है, चिरसम्मत भौतिक विज्ञान और आधुनिक भौतिक विज्ञान। चिरसम्मत भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित शाखाएं आती हैं, इन शाखाओं में फिर चैप्टर अलग अलग होते हैं। इस पर आधुनिक भौतिक में भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिनमें अलग अलग चैप्टर होते हैं या अध्याय होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है प्रकृति के मूलभूत बल। प्रकृति के मूलभूत बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति में 4 मूलभूत बल होते हैं। प्रकृति में 4 मूलभूत बल होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल FORC फोर्स। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। नंबर 1 हो जाएगा, यह आकर्षण बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। जो दूसरी इसकी विशेषता वह है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव पिंडों के द्रव्यमान के मध्य लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कण या पिंडों के द्रव्यमान के मध्य लगता है। यह प्रकृति का दुर्बलतम बल है। यह प्रकृति का दुर्बलतम बल है। यह प्रकृति का दुर्बलतम बल है। यह एक प्रकार का सार्वत्रिक बल है। यह एक प्रकार का सार्वत्रिक बल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो दूसरा है वो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों पर लगते हैं। और हम जानते हैं आवेशित कण धनावेशी भी होते हैं और ऋणावेशी भी होते हैं। जब प्लस प्लस होगा प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा, ये हम जानते हैं कि धनावेश धनावेश और ऋणावेश ऋणावेश समान आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। अतः यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। जब आप क्लास 12th में देखेंगे, जब आवेश स्थिर होता है और जब आवेश गतिशील होता है
जब आवेश स्थिर होता है तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब आवेश गतिशील होता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होते हैं। जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बलतम बल है। तो ये साधारणतः हम लिख सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल है वो विद्युत चुंबकीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परबल नाभिकीय बल। देखो, हम जानते हैं कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हम जानते हैं कि किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये जो नाभिकीय बल है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधिए रखता है। ये जो नाभिकीय बल है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। नाभिकीय बल नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को परस्पर समान रूप से बांधे रखता है। नाभिकीय बल नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को परस्पर समान रूप से बांधे रखता है। नाभिकीय बल है वो प्रकृति का प्रबलतम बल है। यह है प्रकृति का शक्तिशाली बल है। यह प्रकृति का शक्तिशाली बल है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करते हैं।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपका चौथा है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है और विद्युत चुंबकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल से कम होता है। प्रबल नाभिकीय बल से कम होता है। जो दुर्बल नाभिकीय बल हैं, यह बल कुछ नाभिकीय क्रियाओं जैसे नाभिक के बीटाशय में, यह बल कुछ नाभिकीय क्रियाओं जैसे नाभिक के बीटाशय में प्रकट होते हैं। यह बल कुछ नाभिक क्रियाओं जैसे नाभिक के बीटाशय में प्रकट होते हैं। उपयुक्त अध्ययन से ये हम स्पष्ट जान गए होंगे कि जो सबसे प्रबल बल है वो नाभिकीय बल है और उससे जो दुर्बल बल है वो चुंबकीय बल है या विद्युत चुंबकीय बल है। इससे दुर्बल बल है दुर्बल नाभिकीय बल और इससे भी दुर्बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रकृति के बलों का बढ़ता क्रम निम्न होगा। प्रकृति के बलों का बढ़ता हुआ क्रम निम्न होगा। प्रकृति के बलों का बढ़ता क्रम निम्न होता है। तो सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम बढ़ते क्रम की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल नंबर 1 पे आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल है। दूसरे नंबर पर आएगा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरे नंबर पर आएगा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। और जो चौथे नंबर पर आएगा वो आएगा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप वीडियो में हम देखा कि जो भौतिक जगत है और भौतिक जगत में जो घटनाएं घटित होती हैं उनका जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है उसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात सिस्टमेटिक जो नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। और जो साइंस शब्द है वो अंग्रेजी शब्द साइंस से बना है, जो लैटिन शब्द साइंटिया या कुछ किताबों में सीटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, या अंग्रेजी में कहते हैं टू नो। ये जो विज्ञान है उसकी कई शाखाएं हैं, जिसमें पहली है भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी है जीव विज्ञान। हमने पेड़ वाले उदाहरण के माध्यम से देखा कि भौतिक विज्ञान क्या होती है और रसायन विज्ञान क्या होती है, या भौतिक प्रवर्तन क्या होता है और रासायनिक प्रवर्तन क्या होता है। इसके बाद में हमने अध्ययन किया कि जो भौतिक विज्ञान है वो संस्कृत में वेदों में भौतिक शब्द से लिया गया है, और भौतिक शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक। इसी से ही भौतिकी या भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई, और जिसे भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है वो एक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में यूँ कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। इसके बाद ही हमने देखा कि जो फिजिक्स है उसके दो पार्ट हैं, एक चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। 1900 ईस्वी से पहले जो भौतिकी का विकास हुआ उसे हम चिरसम्मत भौतिकी में रखते हैं, और 1900 के बाद जो विकास हुआ उसे हम आधुनिक भौतिकी में रखते हैं। चिरसम्मत भौतिकी में हम बड़ी बड़ी वस्तुओं और कम वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसके विपरीत आधुनिक भौतिकी में सूक्ष्म वस्तुओं और अधिक वेग से गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। फिर हमने देखा कि चिरसम्मत भौतिकी में 11वीं में कौन से शाखाएं चलती हैं और कौन कौन से चैप्टर चलते हैं, और 12th में कौन कौन चलते हैं। फिर ऐसे आधुनिक भौतिकी में 11th और 12th का अध्ययन किया। फिर हम आए प्रकृति के मूलभूत बल, और उनमें सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो आपके पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। जैसे मान लो कि एक पिंड आपका m द्रव्यमान का पिंड है, ये मान लो m द्रव्यमान का पिंड है, और ये दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है। अब सार्वत्रिक बल इसलिए है कि आपके पिंड एक देश से दूसरे देश के बीच में रखे होते हैं, वहाँ भी आपका आकर्षण बल लगेगा, इसलिए ये सार्वत्रिक है। भारत में है तो भारत में भी ये नियम लागू होगा, अमेरिका में तो अमेरिका में भी नियम लागू होगा। अब इन पिंडों की दूरी को हम मान लेते हैं कि ये r है। गुरुत्वाकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों पिंडों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि इन दोनों को मिलाकर यदि मैं F इज इक्वल टू F समानुपाती m1/m2/r², और ये हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में समानुपाती चिन्ह को बराबर में चिन्ह तोड़ने के लिए एक नियतांक से गुणा करते हैं, और वो नियतांक यहाँ पर है g। तो g m1m2/r², जहाँ g एक समानुपाती नियतांक है। जहाँ g एक समानुपाती नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक
नियतांक कहते हैं। और इस g का जो मान होता है, g इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको आप याद रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा 11th और 12th में। जब हम मापन और मूल्यांकन पढ़ेंगे तब हम इस g की विमा भी निकालेंगे और मात्रक भी निकालेंगे। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हमने देखा था कि जो विद्युत चुंबकीय बल है वो आवेशित कणों के मध्य लगता है। ये आवेशित कण समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। ये आवेशित कण समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। माना इनकी मध्य दूरी r है, तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, वो यहाँ पर मान लो कि ये प्लस आवेश है तो ये Q1 और ये Q2 है। तो जो विद्युत चुंबकीय बल F है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और मध्य दूरी के वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इसमें और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगता है और यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय बल लगता है वो आवेशित कणों के मध्य लगता है। अब सेम वही इन दोनों को मैं एक साथ कर दूं तो F इज इक्वल टू F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो समानुपाती नियतांक को हमें इक्वल टू साइन में तोड़ना है तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है और वो नियतांक यहाँ पर है K। जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।